दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या कहूं मैं, जिस विचारधारा के लोगों ने गांधी की जान ली, अब वो गांधी की बात कर रहे हैं। और यही हुआ है बिहार में आज। गांधी से तुलना की जा रही है, गांधी के 3 बंदरों से तुलना की जा रही है कि गांधी जी के एक बंदर को अच्छा दिख नहीं सकता था, एक अच्छा बोल नहीं सकता था, एक अच्छा सुन नहीं सकता था। और निशाने पे थे पीडीए समाज के 2 बड़े नेता। एक वो शख्स जिसने मोदी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, और दूसरा जिसने साल भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पैदल नाम दिया। और तीसरा वो नौजवान जिसने 18 महीने में लाखों नौकरियां दे दी बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए। खैर, जो भी आज बिहार में हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये पीडीए के स्वाभिमान पे चोट हो गई है। मनोज जी, ये जो बयान दिया है, बताइए अब इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं लगातार एक बात ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में चुनाव का प्रचार कम कर रहे हैं। बाकी बीजेपी की छीछा लेदर और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो अपना वर्चस्व है बीजेपी में, उसको खत्म करने में ज्यादा लगे हुए हैं। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इनके जो भी बिहार चुनाव को लेके बयान है, बिहार में एक से एक बड़े मठाधीश हैं, बयानवीर हैं, आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे और भी तमाम सारे नेता हो जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की एजेंसी और दुनिया भर की राजनीतिक दल देशों को, पता नहीं इस देश के मुसलमानों को कहाँ कहाँ भेजने रहने वाली बात करते हैं, लेकिन सब खामोश हैं। अगर कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं पहले जवाब दे दूं कि योगी आदित्यनाथ ने इस देश के 3 नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। एक लोगों को पप्पू कहा, फिर टप्पू कहा, फिर अप्पू कहा। तो मैं सबसे पहले इन 3 शब्दों का जवाब बीजेपी को उन्हीं की भाषा में देना पसंद करूंगा। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। देखिए, आप किसी का नाम खराब करेंगे, किसी को अपमानित करेंगे, तो मेरा अपना ये मानना है और मेरी अपनी सोच है कि अपमान के बदले गांधी जी नहीं बनना है कि हम अपमान सह लें। जो भाषा में जो जवाब दे उसको उसी की भाषा में जवाब दे देना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आ, एक का नाम होगा अंगू, एक का नाम होगा मंगू और एक का नाम होगा चंगू। यानी कि अंगू मंगू जो दिल्ली में राज करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के एक चंगू मुख्यमंत्री पूरी तरीके से उनकी लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। ये मेरी आपको टैगलाइन है, इस बात को आप याद रखिएगा। अंगू मंगू चंगू तीनों बिहार में बीजेपी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बाइफरकेट करूंगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा कि अंगू मंगू तो चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन जो चंगू हैं, वो चंगू महोदय लगातार प्रयासरत हैं। जो मैंने अभी कहा है कि वो जिस दिन बिहार जाते हैं सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा बोल कर आते हैं। बोलने को प्रधानमंत्री जी भी बोल सकते हैं, खैर बोलते भी हैं, अमित शाह जी भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि बिहार का जो राजनीतिक टेम्परामेंट है, जो टेम्परेचर है, वो आम स्टेट की तरह नहीं है कि वहां जो कुछ चाहे हो वो कुछ बोला और वहां कोई रिएक्शन ना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति की जो पाठशाला है, जो जहां से राजनीति निकलती है, जहां राजनीति पे चर्चा होती है, वो पाठक जी 100% अगर कुछ है तो वो उत्तर भारत में बिहार है। बिहार ने बड़े बड़ों की अकड़ को ढीला किया है, बड़े बड़े लोगों की अश्वमेध रथ को रोका गया है। बीजेपी का आपको याद होगा एक रथ चलता था आडवाणी का, वो भी बिहार में रुक गया था। कांग्रेस की सिलसिलेवार चलने वाली सरकार भी वहीं रुक गई थी और बहुतायत में बड़ी तादाद में समय समय पे वहां चीजें रुक जाती हैं। तो मैं इतना जानता हूं कि अंगू मंगू की
पूरी राजनीति का उल्टादार करने के लिए चंगू मिस्टर लगे हुए हैं। यही मुझे लग रहा है कि यही सारा सिलेबस योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। निश्चित तौर पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, आप नेताओं के बारे में कह सकते हैं, अपने काम के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बीजेपी की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी विजन बताने में असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बगल के हमारे राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे और भी हो, कई सारे मुख्यमंत्री हैं भाई। देखिए मोहन यादव जी भी हैं, और बगल में वो सैनी साहब हैं, और शर्मा जी हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के। वो सब एक जो बीजेपी की टैग है, जो लाइन है, उसके आधार पे बोलते हैं और एक संवैधानिक भाषा के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लुटिया डुबोने में लगे। क्यों लगे हैं ये मुझे नहीं पता है। ये हो सकता है आपके अपने विश्लेषण में कुछ आपको इनपुट्स हो, खबरें हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी किसी बड़े पद के दावेदारी के चक्कर में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स हैं, उनके जो ग्राफ है, जो उनका राजनीतिक कद है, उसको कम करने के लिए इस तरह की चीजें कहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने किनको हराया था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सब दुनिया को मालूम है कि किनकी वजह से उत्तर प्रदेश हारा और किनकी वजह से बीजेपी हारेगी। ये मुझे लगता है कि वो सारी बातें लगभग लगभग निकल चुकी हैं। तो ये है, कोई भी ध्रुवीकरण, संपादकीकरण, सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें बिहार में चलती नहीं है और न चलने वाली है। वहां वोटों का बंटवारा है, बड़ी तादाद में है, महागठबंधन के रूप में भी है, एनडीए के रूप में भी है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि शायद पूरी बात सत्यता यही है कि बीजेपी की लुटिया डुबोने पर तुले हैं योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बीच में खबरें आई थी कि योगी जी पहली बार जब चुनाव प्रचार करने गए तो कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया था जिसपे नीतीश कुमार जी नाराज हो गए थे और कुछ दिन तक उनकी बिहार में सभाएं नहीं लगी थी। तो कहीं उसकी नाराजगी तो नहीं है कि भाई बिहार में सभा नहीं लगने दी जा रही थी नीतीश कुमार के द्वारा, ऐसा कहा गया। मैं इसकी मतलब ऐसी चर्चा थी। तो क्योंकि भाई आप बताइए कि बिहार में आपने 20 साल में क्या किया, ये बताइए ना कि अब आरोप लगाएंगे। देखिए मैं लेकिन एक बात में पाठक जी बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता के साथ होने के नाते नाते राजनीति को समझने वाला एक अपने आप को छात्र भी समझता हूं, और कोशिश ये रहती है कि हर दिन राजनीति को समझना चाहिए। देखिए नीतीश जी उस तरह के लीडर हैं कि उनकी भले अच्छाइयां ना हो लेकिन बुराइयां उनकी कम है। ये बात उत्तर भारत नहीं पूरे देश को पता है। उन्होंने अच्छे काम किए, वो एक जगह अपनी बात हो सकती हो, लेकिन उनकी बुराइयां कम है। उनके पीठ पे सांप्रदायिकरण का, ध्रुवीकरण का और इस तरह के टैक्स नहीं लगे हैं, और ना वो इस तरह की राजनीति करने पे विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण होगा बिहार जैसे स्टेट में, तो सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को होगा और दूसरे किसी दल को नहीं होने वाला। ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए। बीजेपी का अपना फायदा हो सकता है, कुछ ध्रुवीकरण के माध्यम से उनकी सीटें 2-4 बढ़ सकती हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो जेडीयू को होगा। क्योंकि बिहार में एक बड़ा तबका है जो चाहे वो यादव कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, इसका भी वोट जेडीयू को मिलता नजर आता है। इसका वानगी ये है कि आपने शायद मेरे डिबेट में एक बार कहा था कि दो दो यादव सांसद सभी दल के हैं, जेडीयू के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। तो दो दो यादव सांसद हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थितियां बेहतर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के भी लीडर्स सारे दलों में हैं। तो मुझे ये लगता है कि नीतीश जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जितना, कहते नहीं है कि जितना खेत गोड़ना था वो लगभग लगभग बीजेपी का बिहार में जाके गोड़ दिया है। इन लोगों ने बोया था, इन लोगों ने सोचा था कि हम अपने काम के नाम पे, और खासकर महिलाओं को 10,000 रुपए दिया है, और 10,000 रुपए दे के बीजेपी एक अच्छा उसका लाभ लेना चाहती थी। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ इस तरह की कोई बात करते हुए नजर आए, या पूरी बीजेपी इस तरह की बात करती है उस पर नहीं नजर नहीं, आए। वो तो मैं नजर सिर्फ उनके आ रहा है। मनोज जी मैं रोक रहा हूं। उनके भाषण का जस्ट यही है कि जो कांग्रेस का काला इतिहास बताया उन्होंने, और समाजवादी पार्टी जो राम की विरोधी है ये बताया उन्होंने।
तो वो वही सब कांग्रेस का काला इतिहास, राम मंदिर का सपना साकार किया है, और आरजेडी, कांग्रेस, सपा तीनों रामद्रोही हैं, हिंदू विरोधी गठबंधन है। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। अरे भाई, आप गिना रहे हो कि रोड चोरी, तालाब चोरी, बूथ चोरी आरजेडी का बिहार मॉडल है। भैया, जिस नेता के साथ आपने अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके नीतीश जी, 2022 से लेकर 2024 जनवरी तक उन्होंने तो इसी रोड चोरी, तालाब चोरी, बूथ चोरी आरजेडी के साथ सरकार चलाई थी। 2015 में यही जिनको कि योगी जी बोल रहे हैं कि तमाम चोर साबित कर रहे हैं, उनके साथ नीतीश जी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था बिहार में। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी तरीके का कोई भी संशय नहीं। मैंने जो अपना अभी विश्लेषण किया, इस बात में ये बात भी आ रही है, लगातार आ रही है कि आप जो नीतीश जी का टेम्परामेंट है, जो राजनीति करने का तरीका है, कहीं न कहीं वो समाजवादी पृष्ठभूमि के ही लीडर हैं। अपने आप को ध्रुवीकरण से, इन सारी चीज़ों से हमेशा बचा के रखते हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि कहीं न कहीं जो बातें कही जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा कि कट्टा, करप्शन, क्रूरता और कुछ और का से कहा है। मतलब कुल मिला के वो 5-6 वर्ड का वाले बोले हैं। तो मैं ये बात नहीं समझ पाया कि क्यों इस तरह कह रहे हैं। अगर आप ये बात कहेंगे तो लगभग 2 टर्म में नीतीश जी ने तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ लगभग 4-5 साल सरकार चलाई। तो मैं ये बात नहीं जान पा रहा हूँ कि आखिर हमला किस पे हो रहा है, किस बात को लेके हो रहा है। बड़ी संख्या में बिहारियों को रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, उसके अलावा बैंगलोर, चेन्नई जाना पड़ता है। अब देखिए ना, अभी एक आंकड़ा आया था और चौंकाने वाला आंकड़ा था कि जिस प्रदेश की आबादी 15-16 करोड़ है, उसमें 1-1.5 करोड़ लोग तो छठ में आए थे, छठ मना के वापस लौट गए। तो वहां रोजगार नाम की चीज नहीं है। 20 सालों में ये नहीं बता पा रहे हैं नीतीश जी, योगी जी और मोदी जी कि हमने 20 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने कारखाने बनाए, ये तो बता नहीं पा रहे हैं। और जो एक बात और है मनोज जी की, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और इधर एक खबर आ रही है कि लखनऊ में एक स्टेशन है गोमती नगर, बहुत बड़ा स्टेशन बना है सरकारी पैसे से। अब सुनने जा रहा में आ रहा है कि उसको चलाने के लिए उसको ठेका दिया जाएगा। तो हर चीज तो ये लोग ठेके पे दे रहे हैं, बिहार में जाके बता नहीं रहे हैं। आप बताएं ना कि 20 साल में, ठीक है 4 साल तक वो तेजस्वी के साथ नरेंद्र नीतीश जी ने सरकार चलाई, लेकिन बाकी 16 साल में ये जो डबल इंजन की सरकार थी नीतीश की और बीजेपी की, इसने क्या विकास किया? और निश्चित तौर पे इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, मुद्दा बनना चाहिए था। बिहार की जनता इस बारे में अपना विश्लेषण जरूर बताए और ये कहे कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्यों इस तरह नहीं हुआ। लेकिन जो मोटा-माटी बात निकल के आती है कि मुझे जो बिहार की राजनीति पूर्ण रूप से आलोक जी समझ में आ रही, वो ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल आप लिखित रख लीजिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़े थे और 37 के राउंडिंग सिटी 30 से 40 के बीच में इनकी सीटें जेडीयू की आई थी और बीजेपी को एक बड़ा लाभ मिला था। चिराग पासवान मॉडल ने जिस तरीके से जेडीयू को नुकसान, चूंकि बीजेपी दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने में सदैव से माहिर रही है। तो मुझे ये लगता है कि चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर जेडीयू को खत्म करना चाहती। अब ये बिहार की जनता तय करेगी कि जेडीयू खत्म होगी कि चिराग पासवान और बीजेपी खत्म होगी। क्योंकि अभी चुनाव के दिन बचे हुए हैं, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि नीतीश जी का कद बड़ा है, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं कि उनके ऊपर बीजेपी की बंदूकें तनी हैं, उनके कनपटी पे कट्टा रख रखा है बीजेपी के नेताओं ने, वो चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो या और भी सारी चीजों का हो। तो मैं मोटा-माटी ये मान के चलता हूं कि कहीं न कहीं जेडीयू को खत्म करने का ये पूरा षड्यंत्र है जो लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि शायद बिहार की जनता जेडीयू को बचाएगी
और नीतीश जी को उनके काम का रिवार्ड भले ना मिले, लेकिन इतना पनिशमेंट उनको नहीं मिलना चाहिए। तो जेडीयू बचेगी और बीजेपी और चिराग पासवान खत्म होगा जी। नहीं, आपके नेता ने बड़ा 2 ट्वीट किए हैं, बड़े ट्वीट वायरल हैं। जैसे ही अप्पू झप्पू टप्पू बताया योगी जी ने, गांधी जी के 3 बंधनों से तुलना की उन्होंने इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं की। उस पे अखिलेश जी का जो पहला ट्वीट आया है वो बड़ा, मतलब जरा उसका भावार्थ मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए, जो खुद में एकाकी हैं लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी है। जो खुद हाँ, में तो जो खुद में एक रंगी हैं लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी है, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे। ये लाइन जो अंतिम वाली है कि जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। किसको ये बात बदलने की सत्य बात है, ये किसको बात बदलने की बिल्कुल बात सत्य। किसको जी बदलने जी, की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? नहीं वो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात है। दरअसल में योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी आरएसएस के बारे में पूर्ण रूप से मालूम नहीं है। एक कहावत होती है गांव में कि निचोड़ के फेंक दिया, तो बीजेपी निचोड़ के फेंक देती है, फिर वो चाहे कल्याण सिंह रहे हो, चाहे और भी विनय कटियार रहे हो, उमा भारती रही हूँ, ऐसे बहुत सारे नहीं, ये लीडर्स आप हैं। जिन नेताओं की बात करें तो पीडीएस समाज के नेता हैं। रुकिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। निश्चित तौर पे पीडीएस समाज के हैं, इनको निचोड़ के फेंक दिया गया, लेकिन राजनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए तो बहुतायत नेता को और इस तरह किनारे कस भी दिया जाता है, इसमें दो राय नहीं। दरअसल में योगी आदित्यनाथ जो कहते नहीं, एक सामंजस्य वाले लीडर नहीं है। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी में जो नेता आगे बढ़ा, उसने अपने आप को ग्लोरीफाई किया, अपने आप को मेंटेन किया, फिर वो नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, या जो और भी लीडर्स हैं इस फॉरवर्ड कैटेगरी के लीडर, उन्होंने इतनी तलखियां नहीं रखी किसी भी राजनीतिक दल से। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, इसकी विवेचना कर लीजिएगा, अमूमन ऐसे रहते हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने कह रखा होगा, कान में कानाफूसी की होगी कि नहीं तुम अगले मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, बीजेपी की शान हो, मोदी जी का विकल्प हो और आप ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, तो निश्चित तौर पे आरएसएस करती तो राष्ट्रवाद की बात है, लेकिन रियलिटी उसका पूंजीवाद पे निर्भर है। तो पूंजीवाद को कौन ले चल आगे बढ़ा सकेगा, कौन चला सकेगा, पूंजीपतियों को कौन लाभ पहुंचा सकेगा, वो कैपेसिटी मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। तो मैं इतना मान के चलता हूं और स्पष्ट रूप से मान के चलता हूं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को निचोड़ के फेंका जाएगा, या कह सकते हैं दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंका जाएगा। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, हार्ड कोर लाइनर जो लीडर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इस तरह की बातें और बिल्कुल एक, मतलब उनके पास कुछ समावेशी नहीं होता, साथ में वो कुछ बेहतर कर नहीं सकते, उनके पास कोई विजन भी नहीं होता, नफरत की भाषा ही बोलते हैं। तो उनको आप बीजेपी में, मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक कोई बहुत ज्यादा उनको लाभ इस बात का मिल पाएगा। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी ने सही कहा है कि आपके गए दोबारा नहीं आएंगे। हो सकता है सांसद बने रहे, उसके लिए मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। गोरखपुर की जनता एक पूर्व मुख्यमंत्री को सांसद बना के सदन भेजेगी। बीजेपी क्या बनाएगी, क्योंकि जब बीजेपी आएगी तभी तो बनाएगी, नहीं आएगी तो कोई तो बनाने वाला कोई चक्कर है नहीं। तो अब गए नहीं आएंगे, ढोंगी भी है, लोभी भी है, इसमें दो राय नहीं, करते हैं, लोभ करते हैं, लोगों का पैसा कमाया है, लोगों का पैसा लूटा है। कोई एक मठ है गोरखपुर में, उसका नाम शायद आप बेहतर जानते होंगे, 17 करोड़ रुपए थे 2017 में, 11 करोड़ रुपए थे, अब वहां पे 800 करोड़ रुपए आ गए, पता नहीं कहां से है। नहीं, आप आपके पास आए मनोज क्या भाई, आप लोग आरोप लगाते हैं लेकिन कोई तथ्य नहीं सामने रखते हैं। अब दूसरा सवाल, जो दूसरा ट्वीट किया तो और भी बड़ा अजीब सा है, ये थोड़ा समझाइएगा मुझे, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है दिन में 5:29 पे। ये बार बार मनोज जी, नेटवर्क की कुछ माया है कि मनोज जी चले जा रहे हैं, लेकिन 5:29 में जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है वो ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। उसमें लिखा है, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं।
जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। ये क्या मामला है मनोज जी? ये जो दूसरा ट्वीट किया 5:29 पे, ये तो मेरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग आईना देख के आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं अखिलेश जी? उम्मीद है देखिए थोड़े दिन में अभी जुड़ेंगे। इसी बीच में कुछ खबरें और भी हैं, बिहार को लेके बहुत कंफ्यूजन है भाई साहब। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन से बात चल रही है, और ये खबरें कई पत्रकार कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री जो है वो आरजेडी का होगा, एक जेडीयू का है। दरअसल ये जो चुनाव है अद्भुत टाइप का चुनाव है। हाँ 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 मनोज जी, आप चले गए थे तो मैं कुछ और चर्चा कर रहा था, लेकिन वो जो 5:29 पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। और देखिए, एक जो आईना होता है वो आपकी शक्ल का प्रतिबिंब होता है, हम शक्ल बिल्कुल दिखता है उसमें। तो जैसे कहते नहीं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी बोली वैसी भाषा, जैसे शब्द वैसे मुहावरे, इस तरह की चीजें बहुत मैच खाती हैं। तो जब कोई अपने भाषण में बार-बार बंदर, 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 बंदर चिल्लाता रहे तो निश्चित तौर पे उसको उस तरह की चीज़ें की एहसास होगा, अपनी शक्ल मिलती नज़र आती होगी। और ऐसे बहुत सारे मनुष्यों में भी लोग पाए जाते हैं जिनकी शक्ल बंदरों से मिलती है। एक नहीं कई बहुतायत में पाए जाते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण के साथ बिल्कुल बता भी दिया है, देश की जनता को दिखा दिया कि अगर बंदरों की टोली में बैठेंगे तो वो अपने आप को बंदर ही नज़र आएँगे। बहुत सारे नेताओं की बहुत सारे चीज़ों से तुलना करते हैं लोग। तो शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की तो मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका जो इति किया है वो बहुत शानदार किया है। अब अगर बिहार चुनाव में या उत्तर प्रदेश के किसी मंच से इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि शायद इससे भी तगड़ा जवाब योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी को मिलेगा। उसके लिए हम लोगों के पास कोई ज्ञान, बुद्धि, विवेक की कमी नहीं है। तुम 1 बोलोगे, हम 4 बोलेंगे। तुम 10 बोलोगे, हम 20 बोलेंगे। नहीं, एक लाइन पे अंत में एक अंतिम सवाल है कि अखिलेश जी ने बोला है कि भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी। ध्यान दीजिएगा, भोगी भोगी लोभी और ढोंगी की तिकड़ी भटका नहीं पाएगी बिहार को। हाँ, निश्चित तौर पे ये 3 नाम हैं, जो 3 नामों को मैंने अभी विश्लेषित किया था, जिसमें एक का नाम था अंगू, एक का नाम था मंगू और एक का नाम था चंगू। ये तीनों नाम बिल्कुल सिमिलर एक तीनों नाम एक-दूसरे से मैच करते हैं। कुछ लोग ढोंगी हैं, कुछ लोग भोंगी हैं और भोगी हैं, कुछ लोग इसी तरह की परिस्थितियों के हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो ढोंग करके सत्ता पा गए। लोभ इतना ज़्यादा है कि पूरे देश का पैसा अपने पास, अपने बच्चे के पास रखना चाहते हैं। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है और जिस तरीके से ढोंग उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में किया जा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बातें सभी को मालूम है। इस पे तीव्रता के साथ और बातें आएँगी सामने, चाहे वो योगी हों, चंगू के रूप में, च मंगू के रूप में कोई हो, चाहे फिर और भी किसी बात के रूप में हो, सबको जवाब मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको बड़े बेहतर ढंग से कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता उसका प्रचार-प्रसार चाहे वो बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की और तगड़े तरीके से पाठक जी कहने जा रही है। क्योंकि अब चुनावी मुद्दा बिहार में यही होगा कि अंगू, मंगू, चंगू को बिहार की जनता नहीं सुनेगी। चलिए सर, अब देखते हैं, इंतजार करेंगे 14 नवंबर का। लेकिन फिलहाल पिछले 3 दिनों से जब से उधर तो बीच छठ के बाद से पानी बरस गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों से चुनावी माहौल थोड़ा गरमाया है और अखिलेश जी ने, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बिहार ही शिफ्ट हो गए हैं चुनाव तक। जिस तरह से रोज उनकी 3-4 सभाएं हो रही हैं, रोज लग रही हैं और जबरदस्त जन समर्थन आ रहा है। मैंने अभी देखा नहीं है कि सोशल मीडिया पे योगी के भाषण को कितने लोग देख रहे हैं और अखिलेश के भाषण को लोग कितने देख रहे हैं, इस पे भी मैं स्टडी करूंगा। लेकिन कल से मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है कल। और आज ये जो योगी जी की भाषा है, मुझे लगता है कि जब आदमी को
नतीजे अपने पक्ष में आते नहीं दिखते हैं। या तो ये है कि दिख रहा है कि मेरी जनता मेरी बात नहीं सुन रही है और इस तरह की भाषा बोली जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बड़े ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मनोज जी, फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी दूसरे विषय पर। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।